कॉलेज शिक्षा राजस्थान ज्ञानदूत कार्यक्रम 2.0 में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर चंद्रकमल सहायक आचार्य समाजशास्त्र आज आपसे वंचित समूहों की समस्याओं पर बात करूंगी। और वंचित समूह के अंतर्गत हम अनुसूचित जाति जनजाति ओबीसी, महिलाओं, बच्चों, दिव्यांगजनों जिन्हें हम फिजिकली चैलेंज्ड कहें, या सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाली जनजातियों को शामिल करते हैं। तो आज की इस क्लास में हम वंचित समूहों में से एक समूह है जनजातियों की समस्याओं पर बात करेंगे, प्रॉब्लम्स ऑफ द ट्राइबल्स। तो जो भारत है, भारत में अनेक प्रकार की जनजातियां निवास करती हैं और इन जनजातियों की जो प्रॉब्लम्स है वे प्रॉब्लम्स अन्य वंचित समूहों के समान ही है। हालांकि इनकी कुछ समस्याएं विशिष्ट है अपने आप में, जो कि सिर्फ और सिर्फ जनजातियों को ही सहन करनी पड़ती है, फेस करनी पड़ती है। तो आइए हम डिस्कस करते हैं जनजातियों की क्या प्रॉब्लम्स है और उनके क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो भारत एक विविधतापूर्ण देश है, ये बात हम जानते हैं, और यह बात भारत की जनजातीय जो जनसंख्या है उस पर भी लागू होती है। भारत में अनेक प्रकार की जनजातियां निवास करती हैं। भाषा, निवास स्थान, परंपरा या फिर उनके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब जेनेटिकली जो उनमें भिन्नता है, इसके आधार पर भारत में अनेक जातियां निवास करती है अक्रॉस द कंट्री। जनजातियां हैं उनकी, लेकिन अपनी एक डिस्टिंक्ट कल्चर होती है, एक विशिष्ट संस्कृति होती है। उनके अलग पहनावे, खान पान, कलाएं, लोक विश्वास आदि होते हैं जो कि उनको शेष समाज से पृथक करते हैं। हमारे संविधान की अनुसूची में इनका उल्लेख होने के कारण जनजातियों को शेड्यूल्ड ट्राइब्स कहा जाता है। और शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो हैं इसके राजनीतिक प्रशासनिक आयाम है। शेड्यूल्ड ट्राइब के राजनीतिक और प्रशासनिक कुछ प्रावधान हैं। जनजातियां राजनीतिक दृष्टि से उपेक्षित रही हैं। भारत की अधिकतर जो जनजातीय जनसंख्या है वह नॉर्थ ईस्ट में, मध्यवर्ती भारत में और वेस्टर्न बेल्ट में निवास करती है। प्रधानतया जो 9 राज्य हैं हमारे देश के, उनमें जनजातीय जनसंख्या बहुत ही मेजोरिटी में है, और वो स्टेट्स हैं उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और पश्चिमी बंगाल। अन्य राज्यों में भी जनजातीय जनसंख्या पाई जाती है, लेकिन उनकी जो पॉपुलेशन है वो इतनी मेजोरिटी में नहीं है। जिससे अंडमान निकोबार में भी सेंटिनल और जारवा ट्राइब्स पाई जाती हैं। जनजातीय जनसंख्या का लगभग 12% नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में निवास करता है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या में जनजातीय जनसंख्या का हिस्सा 8.6% है। भारत के जनजातीय समुदाय अनेक प्रकार के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक पिछड़ेपन की समस्याओं से जूझ रहे हैं। जीएस घुरिये ने जनजातियों को पिछड़े हुए हिंदू कहा है कि जनजातियां हैं वो बहुत ही बैकवर्ड है, सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से और राजनीतिक दृष्टि से। एस.एम. डुबे ने जो जनजातियां हैं उनका क्लासिफिकेशन किया है, क्योंकि जैसा हमने प्रारंभ में ही कहा कि सभी जनजातियों का जो जीवन शैली वो एक जैसी नहीं है, सबकी प्रॉब्लम्स भी एक जैसी नहीं है, जनजातीय जनसंख्या में भी भिन्नता है। तो इनके क्लासिफिकेशन को हम देखते हैं। एस.एम. डुबे का जो ट्राइब्स का क्लासिफिकेशन है, इससे भारतीय जनजातियों के बारे में एक स्पष्ट चित्र उभर कर आता है कि किस प्रकार की हमारे यहाँ जनजातियां रहती है, उनकी क्या प्रॉब्लम्स है। तो सबसे पहले वो बात करते हैं उन एबोरिजिन्स की जो कि सेक्लूजन में रहते हैं, मतलब पृथक रूप से रहते हैं। इस तरह के जो जनजातीय नेटिव समुदाय हैं। दूसरी ट्राइब्स को वे ट्राइब्स हैं जो कि नॉन ट्राइबल्स के साथ रहती है, मतलब जाति व्यवस्था और ट्राइबल पॉपुलेशन एक साथ रहती है। तीसरी कैटेगरी में वे ट्राइब्स हैं जो गांव में रहती है और अनेक संप्रदायों के साथ वो रहती है, सेक्ट्स के साथ, पंथों के साथ। फोर्थ कैटेगरी में वे ट्राइब्स हैं जिनको कि अनटचेबल माना जाता है, मतलब उनके साथ बहुत भेदभाव होता है। और अगली ट्राइब्स हैं वो हैं ऐसी, मतलब हाई स्टेटस
ट्राइब्स जिनको की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से जो बहुत ही सशक्त हैं। राजस्थान में ऐसी कौन सी ट्राइब है जो बहुत सशक्त है राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टि से? हम मीना ट्राइब की बात कर सकते हैं। तो इस तरह से एस.एम. दुबे ने ट्राइब्स का क्लासिफिकेशन दिया। तो अब हम भारतीय जो जनजातियां हैं उनको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए, आज़ादी के पश्चात औद्योगिकरण के कारण या 1991 की पॉलिसी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के कारण जनजातियों की समस्याएं और भी ज़्यादा गंभीर हो गई हैं। तो हम ये देखते हैं कि जनजातियों को अनेक प्रकार की सामाजिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सामाजिक समस्याओं के अंतर्गत बाल विवाह की प्रथा, जो कि एक हिंदू समाज की बुराई थी, वह जनजातियों में भी प्रवेश कर गई है। पहले जनजातियों में युवा गृह होते थे, यूथ डॉर्मेट्रीज, जिसमें कि जो युवा जनसंख्या है उनकी, मतलब बच्चे हैं, वो एक दूसरे को जानते थे, समझते थे, जैसे वर्तमान समय में डेटिंग होती है आधुनिक समाजों में, उसी तरह से अभी यूथ डॉर्मेट्रीज खत्म हो गई और बाल विवाह जैसी कुप्रथा ने जन्म ले लिया जनजातीय समुदायों में। जनजातियों में लिटरेसी का लेवल है वो बहुत ही लो है। तो अशिक्षा एक अन्य सामाजिक बुराई है। ये मादक द्रव्यों का व्यसन करने लगे हैं जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी उसके संपर्क में आने से, क्योंकि कारपोरेट्स हैं या जो मल्टीनेशनल कारपोरेशंस हैं वो जंगलों में अपने प्लांट्स स्थापित करती है, खनन होने लगा है। तो इससे ये जनसंख्या है यह बाहरी लोगों के संपर्क में आई है और इनकी संस्कृति भी इससे प्रभावित हो रही है। विस्थापन का इनको सामना करना पड़ता है, डिस्प्लेसमेंट जिसे कहें, डेवलपमेंट की जो भी नीतियां, जैसे टेहरी डैम का आपने सुना होगा कि टेहरी डैम की वजह से कितने सारी जो पॉपुलेशन है, लोकल पॉपुलेशन है, उसको विस्थापित होना पड़ा, उनसे उनके जंगल, जमीन और जलाशय छीन लिए गए। तो ऐसी सिचुएशन में उनको शहरों की तरफ एक मजदूर के रूप में कार्य करना पड़ता है ट्राइबल पॉपुलेशन को। ट्राइब से वो माइग्रेट भी करते हैं क्योंकि अब उनका जंगलों पर अधिकार नहीं रहा, जंगलों में इतना प्रोड्यूस उत्पन्न नहीं होता, तो रोजगार की तलाश में वो शहरों की ओर प्रवास करते हैं। उनके निवास स्थान भी बहुत दुर्गम है, जहाँ मिनिमम जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसकी भी कमी होती है। तो इस तरह से अनेक सामाजिक समस्याओं का ट्राइब्स को सामना करना पड़ता है और जो ट्राइबल लोग हैं उनका सोशल स्टेटस भी कहीं ना कहीं निम्न माना जाता है। अन्य समस्या जो ट्राइबल पॉपुलेशन फेस कर रही है वह है सांस्कृतिक संपर्क की समस्या। जैसा हमने बात की, प्रत्येक जनजाति की अपनी एक कल्चर होती है, जैसे कि टोडा, खासी, गारो, जैंतिया या फिर सहरिया ट्राइब्स, इनके अपने डांस फॉर्म्स हैं, कलाएं हैं, लोक विश्वास है, प्रथाएं हैं, पहनावा है। लेकिन अभी पश्चिमीकरण की वजह से या आधुनिकीकरण की वजह से इन जनजातियों की जो कल्चर है उसको भी थ्रेट है, इनको अपनी पहचान का संकट उत्पन्न हो गया, मतलब ये अपनी पहचान को खोते जा रहे हैं। ईसाई मिशनरियों ने जनजातियों में ईसाई धर्म का प्रसार किया और इससे उनकी जो लोकल भाषा है वो समाप्त हो रही है। और लोकल भाषा में देखिए बहुत विजडम होता है, बहुत ज्ञान होता है, कथाएं, कहानियां, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी जो एक ज्ञान था वो विलुप्त होता जा रहा है। ये अंग्रेजी पोशाक या अंग्रेजी मतलब वे ऑफ लाइफ जो कि भारत में हो ही रहा है वैसे भी, सामान्य तौर से भी। ये जनजातीय समस्याओं, ये जनजातियों को दूसरी कम्युनिटीज के संपर्क में आने से अनेक डिजीजेस भी हो गई हैं। इनकी महिलाएं हैं वो गरीबी के कारण, क्योंकि जंगलों पर अधिकार नहीं रहा, तो कहीं ना कहीं वो प्रोस्टिट्यूशन या वेश्यावृत्ति की समस्या भी देखने को मिलती है। इससे जो एक बहुत ही प्राचीन जनजातीय हमारी जो कल्चर थी उसको एक थ्रेट है। फिर हम आर्थिक समस्याओं की बात करते हैं। तो जनजातीय समुदाय को, जैसा हम बात कर चुके हैं, देखिए ये समस्याएं चाहे सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक हो, एक दूसरे से रिलेटेड है। आर्थिक में भी यही बात है कि वनों के कटाव या मल्टीनेशनल कारपोरेशंस को खनन के लिए, मान लीजिए कोई आपने जगह दे दी है या पहाड़ी का वो खनन कर रहे हैं जहाँ की आदिवासी लोग रहते हैं, तो इससे उनको माइग्रेट होना पड़ता है मजदूरी के लिए। वे चाय बागानों में काम करते हैं या फैक्ट्रियों में काम करते हैं मजदूर के रूप में। बहुत उनमें ऋणग्रस्तता हो गई है।
सोइल पर, लैंड पर और वाटर पर जो परंपरागत रूप से उनका अधिकार था वह नहीं रहा है। उनका बहुत गरीब होते जा रहे हैं। तो इस तरह से जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उसको अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इनके देखिए जो छोटे छोटे उद्योग होते थे या जो लाइवलीहुड के सोर्सेस थे, जैसे कि फलों को इकट्ठा करना या शहद लेना, जब जंगल ही नहीं है तो फिर आय के स्रोत भी समाप्त हो गए। तो ऐसी स्थिति में जो ट्राइबल पॉपुलेशन है वो और ज्यादा गरीब होती जा रही है। नेक्स्ट प्रॉब्लम के रूप में हम अशिक्षा की बात कर सकते हैं, राजनीतिक जागरूकता के अभाव की बात कर सकते हैं। लिटरेसी का लेवल इनमें बहुत ही कम है। हालांकि सरकार पूरी तरह से प्रयासरत है, इनको अनेक तरह की मैट्रिक या उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्तियां दी जाती है। ट्राइब्स का एक दूसरा जो ग्रुप है उसको हम पीवीजीटी भी कहते हैं, मतलब पर्टिकुलरली वल्नरेबल ग्रुप्स। ये मतलब प्रिमिटिव ट्राइब्स हैं जो कि विकास की मुख्य धारा से एकदम पृथक और आइसोलेटेड जीवन जीने को मजबूर हैं। अन्य समस्याओं में हम गरीबी की बात कर सकते हैं। गरीबी मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन जो रह रहे हैं या जो अपनी बेसिक मिनिमम नीड्स को पूरा नहीं कर पाते। रोटी, कपड़ा और मकान, जिसे हम कहें RKM, रोटी, कपड़ा और मकान की आवश्यकताएं भी ये लोग पूरा नहीं कर पा रहे हैं। इनका एक्सप्लॉयटेशन होता है। एक्सप्लॉयटेशन कौन करते हैं? ये मजदूर के रूप में शहर में जाते हैं या फिर व्यवसायी लोग हैं, वो ट्राइबल लोगों की जमीन वगैरह ले लेते हैं। तो इससे उनको बहुत ही कम मजदूरी दी जाती है, बहुत ही कम वेजेस दिए जाते हैं और उनसे उनके जो जमीन है वो छीन ली जाती है। और यही कारण है कि ये जो जनजातियों में एक विरोध की भावना है, एक रिजेंटमेंट की भावना है, इसकी वजह से नक्सलवादी जैसे आंदोलन भी भारत में देखने को मिले हैं। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन से वो जो अपने प्लांट्स बनाती है, तो इसकी वजह से जो लोकल जनजातीय लोग हैं उनको रोजगार की तलाश में शहरों की तरफ रुख करना पड़ता है, जहां की वो स्लम्स में रहने के लिए मजबूर हैं। जेतापुर का न्यूक्लियर पावर प्लांट, जिसकी महाराष्ट्र में स्थापना की गई थी, तो जनजातीय लोगों ने इसका काफी विरोध किया। हम उड़ीसा के नियामगिरी में वेदांता प्लांट की बात कर सकते हैं, जहां इस प्लांट की वजह से जो लोकल जनजातीय पॉपुलेशन है उसको काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा। जनजातियों की अगली जो गंभीर समस्या है वह है उनके स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं। जनजातियां क्योंकि जंगली क्षेत्रों में, दूर दराज क्षेत्रों में और पहाड़ी और गीली जगहों पर रहती हैं, ऐसी सिचुएशन में उनको अनेक बीमारियां हो जाती है, जैसे कि स्किन डिजीजेस या फिर मेंटल डिजीजेस, जिसे हम चर्म रोग कहें, और कुपोषण, मैल न्यूट्रिशन की समस्या भी लगातार बनी रहती है। इनको न्यूट्रिटिव फूड नहीं मिलता है, संतुलित आहार जिसे कहें। इसके अलावा मलेरिया, चेचक जैसी बीमारियां भी जनजातियों में पाई जाती है, क्योंकि ये नम क्षेत्रों में निवास करते हैं। और जब ये स्लम्स में माइग्रेट हो जाते हैं, क्योंकि दखलंदाजी हो गई है विकास की गतिविधियों की, तो वहां पर भी इनको क्लीन ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिलता, सैनिटेशन की सुविधाएं नहीं होती और इनकी महिलाओं को भी अनेक तरह की स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इनके अतिरिक्त भी जनजातियों को अन्य अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिनमें प्रमुख है गरीबी की समस्या, पावर्टी जिसे हम कहें, जिसमें कि वे अपनी मतलब जो जीवन स्तर है उसका मिनिमम स्टैंडर्ड भी मेंटेन नहीं कर पाते हैं। जनजातियों का सेठ साहूकारों द्वारा एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है। वे सिटी में जॉब की तलाश में आते हैं, लेकिन उनको डिसेंट वेजेस नहीं दिए जाते हैं। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस के दखलंदाजी की वजह से भी इनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। होना तो ये चाहिए कि जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है, जहाँ पर वो अपना प्लांट स्थापित करे, वहाँ की जो पॉपुलेशन है उसको भी उसका स्टेक होल्डर बनाया जाना चाहिए। इनकी जमीनें छीन ली गई है, जिसे हम लैंड एलिनेशन कहें, मतलब भूमि से भी उनकी विमुखता हो गई है। और कई जनजातियों की तो जनसंख्या बहुत ही मतलब विलुप्त होने के कगार पर है, जैसे अंडमान निकोबार की सेंटिनल या जारवा ट्राइब की हम बात कर सकते हैं। तो सरकार के प्रयास हैं उनको विशेष सुरक्षा प्रदान करने की, बाहरी लोग उनके जीवन में दखल न करें, लेकिन जिस तरह के परिवर्तन हो रहे हैं हमारे समाज में, उससे जनजातीय को बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है।
आजकल का जो टाइम है वो टेक्नोलॉजी ड्रिवन एक हमारी सोसाइटी है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन एज है। लेकिन जो हमारी जनजातियां हैं उनमें शिक्षा का स्तर बहुत ही निम्न है या इलिटरेसी है, तो इस तरह से उनको टेक्नोलॉजी का यूज़ करना भी नहीं आता, तो वो मेन स्ट्रीम सोसाइटी में सहभागिता नहीं कर पाती है और उनका जीवन स्तर निम्न बना रहता है। तो ये सब ट्राइबल पॉपुलेशन की प्रॉब्लम्स हैं। अब हमने प्रॉब्लम्स तो डिस्कस कर ली, लेकिन इन प्रॉब्लम्स का समाधान क्या होगा? तो देखिए, गवर्नमेंट की तरफ से आज़ादी के पश्चात ही अनेक ऐसे प्रयास किए गए हैं जिससे कि जनजातीय जनसंख्या का जो जीवन स्तर है वो ऊपर उठे और जो जनजातीय पॉपुलेशन है वो मेन स्ट्रीम पॉपुलेशन के साथ देश के विकास में भागीदार बन सके। तो समाधान के रूप में जीएस घुरे, वेरियर एल्विन, डॉक्टर मजूमदार, हट्टन आदि ने कुछ सुझाव दिए हैं। वे कहते हैं कि जनजातियों का पुनरुद्धार किया जाना चाहिए, रिवाइवल किया जाना चाहिए। इनके लिए राष्ट्रीय पार्क की स्थापना की जाए ताकि अपनी आइडेंटिटी के साथ रह सकें। जनजातीय आयोग बनाया जाए, जनजातीय आयुक्त की नियुक्ति की जाए जो कि जो जनजातीय प्रॉब्लम्स है उनको सोल्व कर सके। जातियों के उत्थान के लिए उचित जनजातीय नीति का निर्माण किया जा सके। लेकिन देखिए, राष्ट्रीय पार्क की आलोचना भी की गई, लेकिन राष्ट्रीय पार्क जैसी योजना की विरोध भी किया गया क्योंकि वर्तमान आधुनिक समय में हम किसी जनजातीय समुदाय को इस तरह से समाज से पृथक नहीं रख सकते एक पार्क बनाकर। इंटीग्रेशन तो बहुत ही जरूरी है, लेकिन जनजातीय जनसंख्या इंटीग्रेशन इस तरह से होना चाहिए कि वे अपनी पहचान भी कायम रख सके और मेन स्ट्रीम सोसाइटी में भी वो आ सके, और जैसा हमने कहा कि देश की प्रगति के वो भागीदार बन सके। अनेक एनजीओ जैसे रामकृष्ण मिशन, रेड क्रॉस सोसाइटी, यूनाइटेड नेशंस के कई ऑर्गेनाइजेशन से जिनके असिस्टेंस से जनजातीय विकास के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं भारतीय संविधान में। नीति निर्देशक तत्वों में सभी के विकास की बात की गई है। 5वीं अनुसूची में जनजातीय जो क्षेत्र हैं उनके प्रशासन की बात की गई है। इसी तरह से जनजातीय आयोगों की स्थापना का प्रोविजन है हमारे संविधान में। फिर जनजातियों को अनेक प्रकार की छात्रवृत्ति दी जाती है, उच्च अध्ययन के लिए भी छात्रवृत्तियां दी जाती है ताकि वे विदेश में जाकर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ग्रहण कर सकें। इनको सब्सिडी दी जाती है, लोन दिया जाता है ताकि ये आत्मनिर्भर बने, स्वयं का कार्य करें, स्वयं के मतलब बिजनेसेस करें, उद्योग में हिस्सेदारी करें, और जनजातीय विकास के अनेक कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। ट्राइफेड जैसी संस्था भी है जो कि जनजातीय लोगों द्वारा उत्पादित वस्तुओं की मार्केटिंग का काम करती है। तो इस तरह की अनेक योजनाएं हैं। आप अपने नोट्स बनाइएगा इस टॉपिक के बारे में और रिवीजन करते रहिए। तो इस टॉपिक से संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद।